नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वैसे छात्रों के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर जिन छात्रों का एग्जाम्स नॉन हिंदी का होने वाले हैं और वो मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि सर नॉन हिंदी के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड कराइए जो एग्ज़ाम में 110% वही क्वेश्चन पूछे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही चीज़ बताने के लिए आया हूँ। तो मैं इसमें आप लोगों को 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कोई 200 ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ स्मार्ट स्टडी पॉइंट पश्चिम चौक, जो कि अंधरा ठाड़ी के नज़दीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं करना है, ये क्वेश्चन की आंख मूंद करके तैयारी कर लेना है और जा करके बोर्ड में अच्छे से फिलअप कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें चैप्टर वाइज आप लोगों को बताऊंगा। पता है ना आपको 23 चैप्टर है आपके किस लाइव बुक में, और 23 में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए वही चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, पहला चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ये एक प्रकार की कविता है जिसके लेखक है शंकर शैलेंद्र। तो ये सब जो है राइटर ने क्या लिखे हैं ये याद रखना है। इसके बाद वो कौन सी विधा है वो आप लोगों को याद रखना है। ये आपको 7 से 8 मार्क आसानी से दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको है पहले चैप्टर से कि किस कविता में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो इसका सही आंसर तू जिंदा है तो। इसके बाद तीसरा है तू जिंदा है तो पाठ में किसकी सर कुचलने की बात कही गई है। तो मुसीबतों की, ऑप्शन जो भी रहेगा मुसीबतों वो आप लोगों को टिक करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है तू जिंदा है तो पाठ में गम और सितम की तुलना कितने दिनों से की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 दिनों से। इसका पांचवा क्वेश्चन है तू जिंदा है तो पाठ में किसे जमीन पर उतारने की बात कही गई है। तो ऑप्शन जो भी रहेगा स्वर्ग वो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ग को। इसके बाद दूसरा चैप्टर है, जी हाँ दोस्तों, दूसरा चैप्टर जो कि ईदगाह है, जो कहानी है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक प्रकार की बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ठीक है, चलिए, इसमें जो छठा क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ जाएगा, हामिद के पिता किस रोग से मर गए। तो हामिद के पिता जो है वो हैजा रोग से मर गए। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा वो टिक करिएगा आप। तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, किसने कहा, ये हामिद ने कहा था। हामिद कितने साल का लड़का था। तो हामिद 4 से 5 साल का लड़का था। हामिद के घर से ईदगाह की दूरी कितनी थी, 3 कोस। और ये भी पूछ सकता है कि हामिद के पास कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे। हामिद ने अपने पैसे से क्या खरीदा था, तो चिमटा खरीदा था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि हामिद रेवड़ी ले खा कितनी खुशबूदार है, किसने कहा। तो इस कहानी में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो मोहसिन के पास है, जो कि 15 पैसा है। 12 पैसा महमूद के पास है, ठीक है, और 3 पैसा हामिद के पास है। तो मोहसिन ने रेवड़ी खरीदा था, ठीक है, और भिश्ती खरीदा था। तो मोहसिन जो है हामिद को ललचाती हुई नज़रों से कह रहा है कि हामिद ले रेवड़ी ले खा कितनी खुशबूदार है, और जैसे ही लेता है कि वो अपने मुंह में खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहसिन हो जाएगा आंसर। ईदगाह कहानी किस विधा पर आधारित है। तो बाल मनोविज्ञान पर, अर्थात बच्चों की विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद हामिद के पास कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे। इन पैसों से उन्होंने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है महमूद के पास कितने पैसे थे, तो 12 पैसे थे। उन पैसों से जो है 3 पैसे से उन्होंने सिपाही खरीदा था खिलौने में, याद रखेंगे। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। उन्होंने खिलौने में भिश्ती खरीदा और मिठाई रेवड़ी। इसके बाद हामिद ने चिमटा खरीदा तो सम्मी ने क्या खरीदा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो हामिद जब चिमटा खरीदा तो सम्मी ने खंजरी खरीदा, तो खंजरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नूरे ने कौन सी खिलौना खरीदी, तो नूरे ने वकील खरीदी। ठीक है, इसके बाद पूछेगा रमजान के कितने दिनों के बाद ईद का त्यौहार आता है। तो याद रखेंगे 30 दिनों के बाद ईद के त्यौहार आता है, यह आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा चैप्टर है जो कि करमवीर है। ये एक प्रकार की कविता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओत जी के द्वारा लिखा गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है करमवीर पुरुष किसका सिद्धांत, करमवीर पुरुष का सिद्धांत
क्या होता है? तो कर्मवीर पुरुष का सिद्धांत जो होता है वो करो या मरो होता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग पुरुष। इसके बाद है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मवीर। कर्मवीर क्या काटकर सड़क बना देते हैं? तो पर्वत। इसके बाद है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते? तो चंचलता। लोहे का चना चबाने का अर्थ है कठिन कार्य करना। इसके बाद, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, इस पंक्ति के रिक्त स्थान में को पूर्ति करे तो चांदनी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चौथा चैप्टर जो कि बाल गोविंद भगत है, ये बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। तो इसमें 24 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ की कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? तो बाल गोविंद भगत पेशे से गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत ने किसे अपना साहब मानते थे? तो कबीर को। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटे थे जो कि भोदा किस्म के थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के घर से साहब की दरबार की दूरी कितनी थी? तो 4 कोस। बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे? तो कबीर के। इसके बाद, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठ न रे, ये कौन गाते थे? तो बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत रोज स्नान करने कितने दूर जाते थे? तो 2 कोस। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मुखाग्नि किससे दिलाई? तो पुत्र वधू से अर्थात पुतहू से। बाल गोविंद भगत प्रत्येक साल गंगा स्नान को कितने दूर जाते थे? तो वो जाते थे 30 कोस। उसे आने जाने में 4 से 5 दिन का समय लगता था। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? ये पुतहू कही थी। ठीक है। इसके बाद 5वां चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात, जो कि कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम के द्वारा लिखा गया है और ये एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात पाठ की कौन सी विधा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। रांची से हुंडरू की दूरी है 27 मील, जो कि इस प्रकार से है कि रांची से पुरुलिया की दूरी 14 मील और पुरुलिया से हुंडरू की दूरी 13 मील। टोटल रांची से हुंडरू की दूरी 27 मील। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू का झरना कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। तो इसके किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। इसके बाद, हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? तो 243 फुट है। लेखक किस महीने के हुंडरू के जलप्रपात का वर्णन कर रहा है? तो अगस्त महीने के। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल से कितना मील आकर हुंडरू का झरना है? तो 50 मील आकर हुंडरू का झरना है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुंडरू का पानी कैसे चक्कर काटता है? तो सांप की तरह। हुंडरू से कितनी दूरी पर लोगों को दूसरा प्रपात दिखा? तो 7 मील की दूरी पर। इसके बाद 6ठा चैप्टर है जो कि बिहारी के दोहे हैं। ये एक प्रकार की कविता है जो बिहारी जी खुद लिखे हैं। बिहारी जी रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि है। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी किस काल के कवि है? तो रीतिकाल के। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी किस तरह के कवि है? तो श्रृंगारिक कवि है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी के दोहे कविता में कितने तरह के दोहे शामिल है? तो 3 तरह के दोहे शामिल है। इसके बाद, गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहते हैं? तो गागर में सागर भरने वाला कवि बिहारी को कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित दूती होय, कबीरा श्याम हरित दूती होय। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया है? तो वो राधा की। बतरस लालच का क्या तात्पर्य है? तो बातचीत करने के आनंद के लोभ से। इसके बाद आप लोगों के बीच 7वां चैप्टर है जो कि ठेस है, जो एक प्रकार की कहानी है। ये फरेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है और इसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का आंचलिक वर्णन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, ठेस कहानी में कहाँ के लोगों की लोक संस्कृति का वर्णन है? तो वो मिथिलांचल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, लेखक के गांव का एक प्रसिद्ध कलाकार कौन था? तो वो सिरचंद था। गांव के लोग सिरचंद को क्या समझते थे? तो बेगार समझते थे, मुफ्तखोर समझते थे, कामचोर समझते थे और चटोर समझते थे। ठेस किस तरह की कहानी है? तो ये आंचलिक कहानी है।
कि सिरचन खेत में हाथ में क्या झुलाता हुआ पहुंचता है, तो वो सिरचन जो है अपने खेत में खुरपी झुलाता हुआ पहुंचता है। सिरचन जाति का क्या था, तो कारीगर था। मानू दीदी का दूल्हा क्या था, तो अफसर था। माँ ने काम के बदले सिरचन को क्या देने का वादा किया था, तो वो मोहर छाप वाली धोती देने का वादा किया था, जो कि 8 रुपये में आते थे। मुट्ठी भर बूंदिया लेकर सूप में किसने फेंका, तो मछली भाभी ने फेंका। इसके बाद है मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है, तो मोहर छाप वाली धोती 8 रुपये में आती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा मानू दीदी ने। 62 नंबर क्वेश्चन है, सिरचन को किसकी बातों पर ठेस लगा, तो चाची के बातों पर ठेस लगा। इसके बाद 8वां चैप्टर है जो कि बच्चे की दुआ है। ये एक प्रकार की कविता है जिसे प्रार्थना गीत के नाम से भी जानते हैं। यह मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो 63 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ एक है, तो प्रार्थना गीत है। आप लोगों को प्रार्थना गीत दिया जाए तो प्रार्थना गीत, कविता दिया जाए तो कविता। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ प्रार्थना मुख्यतः गाई जाती है, तो वो प्राथमिक विद्यालयों में गाई जाती है। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत करने का संकल्प है, तो वो बच्चे की दुआ है। बच्चे की दुआ में लेखक किसका उपासक रहने की प्रार्थना करता है, तो मानवता का। 67 नंबर क्वेश्चन, बच्चे भगवान से अपना जीवन कैसे चाह रहे हैं, तो वो सम के जैसे। इसके बाद अगला चैप्टर है 9वां चैप्टर, जो कि अशोक का शस्त्र त्याग है। ये एक प्रकार की एकांकी है जो बंशीधर श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें 68 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का शस्त्र त्याग पाठ की कौन सी विधा है, तो ये एक प्रकार की एकांकी है। 69 नंबर क्वेश्चन है, पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो कलिंग की थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो वो 4 वर्षों तक चला। 71 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध में अब तक कितने लोग मारे गए थे, तो लाखों लोग मारे गए थे। मैदान में कहाँ के सैनिकों का शिविर लगा था, तो मैदान में मगध के सैनिकों का शिविर लगा था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस पाठ के नायक है, तो अशोक पूछे, पद्मा पूछे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में अशोक का शस्त्र त्याग रहेगा, ठीक है। अशोक का शस्त्र त्याग के पाठ नायक है। इसके बाद अशोक कलिंग दुर्ग के लिए किससे सवार होकर निकले थे, तो घोड़े से सवार होकर निकले थे। इसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन, बहनों तुम वीर कन्या हो, वीर भगनी हो और तुम वीर पत्नी हो, यह कथन किसका है, तो यह पद्मा की है। अशोक ने पद्मा की तुलना किससे की, तो दुर्गा से की। अशोक युद्ध नीति का त्याग कब करता है, तो कलिंग विजय के समय। इसके बाद है अशोक और उसके सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे। देखिए जब अशोक का शस्त्र त्याग मतलब शस्त्र त्याग दिया तो वो पीला वस्त्र धारण किए थे और बौद्ध धर्म का पालन कर रहे थे। इसके बाद अशोक ने किसे अपना धर्म माना है, तो अहिंसा को अपना धर्म माना है। इसके बाद है वीरांगना का क्या तात्पर्य है, तो वीर महिला वीरांगना होता है। इसके बाद है 81 नंबर क्वेश्चन है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह कथन किसका है, तो वो अशोक का है। इसके बाद 10वां चैप्टर है, ठीक है। 10वां चैप्टर जो कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक प्रकार की निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी निबंध अंतर्निहित समझ को विकसित करता है, तो देखिए ये जो निबंध है ना वो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके बाद है यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से हो जाएगा। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेखक के दाहिने ओर कौन रहते हैं, तो लेखक के दाहिने ओर वकील साहब रहते हैं। इसके बाद वकील साहब किससे जलते हैं, तो किससे जलते थे, वो बीमा एजेंट से जलते थे जो कि वकील साहब के बगल में रहते थे। ईर्ष्या का काम क्या है, तो ईर्ष्या का काम है जलाना। इसके बाद ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना श्रेष्ठ कर्तव्य क्या समझता है, तो दूसरों को हानि पहुंचाना। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, तो निंदा। बुरे किस्म के निंदक कौन होते हैं, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाते हैं, तो जिसके मन में वो पैदा होता है उसे ही जला देता है।
ईर्ष्यालु व्यक्ति किसके समान है? तो चिता के समान है। ठीक है, चिंता को क्या कहा जाता है? चिता कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। इतिहासकारों के मतानुसार कौन कभी पैदा नहीं हुआ? तो हरक्यूलिस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, संसार व्यापी सुयश चाहना किन से स्पर्धा करने को समान है? तो संसार व्यापी सुयश चाहना किन से स्पर्धा करने के समान है? तो नेपोलियन से। ठीक है, इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है? तो वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा। कौन लोग सोचते हुए अपना सिर खुजलाते हैं? तो शरीफ लोग। यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। किसने कहा? तो ये नीत्शे का कहना है। आदमी में जो गुण महान हो समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। किसने कहा? तो ये नीत्शे ने ही कहा था। नीत्शे बाजार की मक्खियों को छोड़कर कहाँ भागने को कहता है? तो एकांत की ओर भागने को कहता है। और ये भी याद रखना है, कहेगा रसेल किससे स्पर्धा करते थे? तो रसेल स्पर्धा करते थे नेपोलियन से। और नेपोलियन किससे स्पर्धा करते थे? तो सीजर से। और सीजर किससे करते थे? तो सिकंदर से। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का अगला चैप्टर है जो कि 11 नंबर चैप्टर है, कबीर के पद। कबीर के पद एक प्रकार की कविता है जो कि कबीरदास खुद लिखे हुए हैं। तो कबीरदास किस काल के कवि है? तो वो भक्ति काल के निर्गुण पाशक कवि है। कबीरदास किस तरह के कवि है? तो निर्गुणोपासक कवि है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि निर्गुण भक्ति धारा के। इसके बाद है कागज का तात्पर्य क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कागज का अर्थ होता है कागज। ठीक है, मोको शब्द का क्या तात्पर्य है? तो मोको मतलब होता है मुझको। कवि अपने पद में कैसे रहने की बात कहता है? तो निर्मोही रहने की बात कहता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुगुन जुगुन समझावत हारा कहीं न मानत कोई रे। इस पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये कबीर के पद से लिया गया है। या मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तो ये भी कबीर के पद से लिया गया है। इसके बाद 12 नंबर चैप्टर है जो कि विक्रमशिला है, एक प्रकार की निबंध है जो कि पाठ्यपुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित है। ये देखिए 106 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचित कराता है? तो ये हो जाएगा विक्रमशिला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट। इसके बाद किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर कर लामा संप्रदाय की स्थापना की या शुरुआत की? तो वो अतीश दीपंकर थे। ठीक है, इसके बाद विक्रमशिला का अभिभार्व किसके संरक्षण में हुआ था? तो पाल वंश के राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ था। तो धर्मपाल इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो ये भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र में अवस्थित है। इसके बाद विक्रमशिला का आविर्भाव कब हुआ? तो ये 8वीं शताब्दी में हुआ। 8वीं शताब्दी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? तो 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? तो हरिभद्र थे। हरिभद्र को शांतिभद्र कहा जाता है। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किसे शांतिभद्र कहा जाता है? तो हरिभद्र को। विक्रमशिला कब पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था? तो 10वीं 11वीं शताब्दी में। प्रधान चैत्य की प्रतिमा की आकार क्या थी? तो 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा की लंबाई कितनी थी? तो 4.5 फीट। विक्रमशिला का सर्वनाश कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये 13वीं शताब्दी में तुर्कों के भरमवश किला समझने के कारण हुआ था। तो तुर्की द्वारा किया गया था, तुर्कों द्वारा। ठीक है, इसके बाद है 119 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है? तो वो है तबकात ए नासिरी, जो कि आप लोगों को जहाँ पे भी मिल जाएगा वो आंसर सही रहेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है जो कि दीदी की डायरी है। पूरे किताब में आपको एक ही डायरी मिलेगा जो कि दीदी की डायरी है। ये भी संकलित किया गया है। तो है कौन सी पाठ डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीदी की डायरी। संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो इसका सही आंसर होगा 8। इसके बाद
सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी, जिसे बापू महात्मा गांधी कहते हैं। संजू के लिए सुंदर सी डायरी किसने लाई? तो वो लाई थी पिताजी, उनके पिताजी ने लाई थी। इसके बाद है भैंस मालिक ने भैंस का दाम कितना रखा था? तो भैंस मालिक ने भैंस का दाम 7,000 रुपया रखा था, जो कि बात हो रही है 2 जनवरी 1997 की। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भैंस से दूध लेना है या काशी दाकारी करानी है? किसने कहा? तो ये भैंस मालिक ने कहा था। भैंस की समस्याएं थी कि भैंस के एक आंख जो थी वो खराब थी, जिस कारण से जो खरीदार थे वो कहा कि भैंस के एक आंखें खराब है तो 7,000 रुपया क्यों? तो उन्होंने भैंस मालिक ने कहा था कि भैंस से दूध लेना है या काशी की दारी करवानी है। तो ये भैंस मालिक कहा था। ठीक है, भैंस में क्या दिक्कत थी? तो एक आंख खराब थी। 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? तो वो रविवार था। इसके बाद है किसने कहा बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है? तो ये दादी माँ ने कही थी। कहेगा संजू पिकनिक कब गई? तो ये 3 जनवरी 1997 को गई थी। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद 14 नंबर चैप्टर है जो कि है पीपल। पीपल एक प्रकार की छायावादी कविता है जो गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा लिखा गया है। तो पीपल किस तरह की कविता है? तो वो छायावादी है। छायावादी कविता की विशेषता क्या है? तो प्राकृतिक चित्रण। इसके बाद है पीपल कविता का मुख्य केंद्र क्या है? तो वृक्ष। ठीक है, वृक्ष एक पीपल है। पीपल वृक्ष किन बातों का साक्षी माना जाता है? तो वो बदलावों का साक्षी माना जाता है। पीपल के पेड़ को दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है? तो वृक्षराज कहा जाता है। इसके बाद जल के ऊपर खिलते हुए कमल का रंग कैसा है? तो वो लाल है। इसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद कौन लगा रहा है? तो वो हंस लगा रहा था। पीपल का वृक्ष अपनी खुशी कैसे प्रकट करती है? तो पत्तों के माध्यम से। सितार जैसी आवाज़ कहाँ से पैदा होती है? तो पक्षियों के पंख से। सरिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो वो नदी के लिए। इसके बाद है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? तो आकार है गोल गोल। ठीक है, किसके पास खड़ा होकर सुनता रहता कल कल छल छल? तो वो निर्झर के पास खड़ा रह करके सुनता रहता कल कल छल छल। छायावादी कवि है? तो छायावादी कवि गोपाल सिंह नेपाली है। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 दीनबंधु निराला, जो कि आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये आधुनिक काल के कवि के बारे में बताया गया है। तो दीनबंधु निराला या निराला किस काल के कवि थे? तो वो आधुनिक काल के कवि थे। दीनबंधु निराला किसे कहा जाता है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये एक प्रकार की निबंध है। दीनबंधु निराला निबंध किस पर केंद्रित है? तो वो साहित्यकार जो निराला जी है उस पर ही केंद्रित है। इसके बाद प्रस्तुत दोहा पंक्ति जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होय के रचयिता है। तो ये जो पंक्ति है ना वो रहीम जी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुख्यतः किन विषयों पर रचना करते थे? तो वो दीन लोगों पर रचना करते थे। ठीक है, दीन लोगों जो असहाय लोग रहता है, हाँ, उस पर रचना करते थे। इसके बाद दीनबंधु निराला पहले किसके सेवा में नियुक्त थे? तो वो रामकृष्ण मिशन के सेवा में नियुक्त थे। बेलूर मठ कहाँ है? तो बेलूर मठ जो है वो कलकत्ता में है। इसके बाद पूछेगा मतवाला मंडल कहाँ है? तो कलकत्ता में ही है। इसके बाद विवेकानंद सोसाइटी क्या है? तो वो मिशन शाखा है या मिशन शाखा था। दरिद्रों को भोजन परोसने के दौरान निराला मातृभाषा जैसी कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो बंगाली थे तो बंगला भाषा का प्रयोग करते थे। मतवाला मंडल कहाँ पर था? तो आप लोगों को अभी बताए हैं कलकत्ता में। दीनबंधु निराला बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे? तो दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। दूध मिश्री इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है दीनबंधु कलकत्ता छोड़ने पर कहाँ रहे? तो वो लखनऊ और प्रयाग दोनों रहे। तो ए में रहेगा लखनऊ, बी में रहेगा प्रयाग, सी में रहेगा दिल्ली और डी में रहेगा लखनऊ एवं प्रयाग दोनों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा और जो भी रहेगा लखनऊ एवं प्रयाग दोनों, वो सही आंसर होगा। इसके बाद
16 नंबर चैप्टर है खेमा। खेमा एक प्रकार की कहानी है, ये भी संकलित किया गया है पाठ्यपुस्तक विकास समिति के द्वारा। ठीक है। 153 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में बाल मजदूरी की समस्या को उभारा गया है? तो ये पाठ है खेमा। ठीक है। इसके बाद खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है तो बाल मजदूरी। खेमा कितने वर्ष का दिखता था? तो वो 8 से 9 साल का था, गेहुआ कलर का दिखता था। खेमा के साथ एक समस्या थी, उनके साथ तोतलापन की समस्या थी। खेमा दिखने में कैसा और कितने कद का था? तो वो गेहुआ रंग के था, 3.5 फीट का लंबा था। इसके बाद कसारा के होटल में काम कौन करता था? तो वो खेमा करता था। मुक्ता काशी होटल का मालिक था तो वो कसारा था। कसारा क्या बेचता था? तो वो चाय बेचता था। ठीक है। ये डायरी ले जा और लिखवा ला, 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। ये कथन किसका है? तो ये कथन कसारा का है। और ये ऑर्डर किसको दिया? तो वो खेमा को कहता है। ठीक है। इसके बाद है, चालू और अस्थाई होटल कहाँ था? तो गली के नुक्कड़ पे था, क्लिनिक के पास था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। खेमा घूमता घामता डायरी लेकर कसारा के पास कितने देर में आया? तो वो 8 से 10 मिनट बाद आया। ठीक है। इसके बाद खेमा को काम करते कितने दिन हो चुके थे? तो खेमा को कसारा के होटल पे काम करते हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। ठीक है। 2 महीने इसका सही आंसर है। कसारा के होटल के पास क्या था? तो क्लिनिक था। लेखक ने कितने दिनों से खेमा का शोषण देख रहा था? तो 2 दिनों से खेमा का शोषण देख रहा था। इसके बाद है, खेमा के माता पिता ने अपने दायित्वों से मुक्ति हेतु कितने बेटे को बेचा था? तो वो 4 बेटे को बेच दिया था, जिसमें सबसे छोटा खेमा था। ठीक है। इसके बाद है, वो एक होटल पर है साहब, यह कथन किसका है? तो वो खेमा का पिता का है। ठीक है। खेमा भाइयों में था तो खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। इसके बाद 17 नंबर चैप्टर है, खुशबू रचते हैं हाथ। ये एक प्रकार की कविता है जो कि गंदे मोहल्ले के लोगों पर रची गई कटाक्ष वाली कविता है, जिनके रचनाकार अरुण कमल जी है। ठीक है। यहाँ पे है, खुशबू रचते हैं हाथ, कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुण कमल जी के द्वारा लिखा गया है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता का केंद्र बिंदु क्या है? तो वंचित लोगों से समृद्धि अवदान। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने किन लोगों का आर्थिक वर्णन किया है? तो कूड़े करकट उठाने वाले लोगों का क्या है? कूड़े करकट उठाने वाले लोगों का हाथ फूल से बदलकर कैसा हो जाता है? तो वो जख्मी, गंदे गंदे कटे फटे हाथ, उभरी नसों वाली हाथ हो जाता है। इसके बाद है, किन लोगों के हाथ के नाखून घिस गए रहते हैं? तो सफाई कर्मी अर्थात सफाई करने वाले लोगों के। लेखक ने सफाई करने वालों के हाथ की तुलना किससे की है? तो जूही की डाल से की है। नए नए कोमल जो लड़कियों की हाथ रहती है उसकी तुलना जूही की डाल से की हुई है। इसके बाद, घरों की खुशबू के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अगरबत्ती का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगरबत्ती का कुछ नाम है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, केवड़ा, गुलाब खस और रात रानी जैसी अगरबत्तियाँ। कौन सी कविता अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई है? तो हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 18 है जो कि हौसले की उड़ान है। ये भी एक निबंध है, पाठ्यपुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित किया गया है। 178 नंबर क्वेश्चन और इस पाठ के पहला क्वेश्चन है कि किस पाठ में बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है? तो इस पाठ का नाम है हौसले की उड़ान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है प्रश्न में ही, कि किसने अपने पिता जो कि मोहम्मद इदरीसी थे, जो पेशे से ड्राइवर थे, को मां समेत अपने घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल चल नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंचकर पढ़ने हेतु नामांकन करा ली। ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। कितने किलोमीटर तक? 13 किलोमीटर तक। तो वो जो लड़की थी वो गुड़िया थी। ठीक है। गुड़िया जो कि नोखा प्रखंड के रोहतास निवासी थे, ये आप लोगों को याद रखना है। गुड़िया ने अपने माता पिता को कहाँ बंद कर दिया? तो घर में बंद कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? तो गुड़िया पढ़ लिख कर के अध्यापिका बनना चाहती थी। गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? तो ड्राइवर थे। इसके बाद गुड़िया पिता के नाम पूछेगा तो मोहम्मद असीम इदरसी बताएं।
सोनी ने जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो सोनी का कुछ ऐसा परिचय आप लोग याद रखेंगे कि कैमूर के चेनारी प्रखंड के महती गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी सोनी है। ये आप लोग याद रखेंगे। राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में सोनी ने जमालपुर में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो देखिए, जिला स्तरीय पूछे, राज्य स्तरीय पूछे तो प्रथम प्रथम कहना है, ठीक है। और आप लोगों का जो है यहाँ पे 184 नंबर क्वेश्चन है कि सोनी ने राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो चौथा स्थान प्राप्त किया। जिला और राज्य में प्रथम और राष्ट्र स्तरीय में चौथा, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए 185 नंबर क्वेश्चन कि कौन अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है? या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया? तो अध्ययन विरोधी तत्वों को जो है धूल चटाने वाली लड़की थी वो की कदम, ठीक है, कदम, याद रखेंगे। इसके बाद 186 नंबर क्वेश्चन है कि किसने नरेगा के ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे? तो ये जो थी वो कदम कही थी, ठीक है, कदम। कदम जो कि पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती थी। कदम का कुछ परिचय कुछ इस प्रकार से आप लोग याद लिखें। उनके पिता का नाम जितेंद्र माझी, माता की नाम शांति देवी, और उनके जो पता है वो गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, तो मुसहरी में ही है, ठीक है। बख्तियारपुर इसका प्रखंड है और मुंगेर जिला के निवासी है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद कदम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? अभी मैंने बताए हैं, कदम पढ़ लिख कर के डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके बाद है अगला लड़की है जो कि जैनब खानम है कि जैनब खानम आत्मरक्षा हेतु लड़कियों को क्या सिखाती थी? तो वो कराटे सिखाती थी। कराटे में उसे ब्लू बेल्ट प्राप्त है जैनब को। इसके बाद है जैनब खान अभी किस कक्षा में पढ़ रही है? तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो जैनब खान है वो अभी बीए में पढ़ रही है, तो बीए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जैनब के कुछ परिचय आप लोग जान लें कि दादा का नाम है अब्दुल रहमान खान, उनकी एज 94 साल है, ठीक है। पिता के नाम है मोहम्मद मंसूर खान। इसके बाद उनकी माता के नाम फूल बीबी है और इसका एड्रेस है कि मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर जिला है, ठीक है। मथुरापुर कहतरवा पंचायत और जिला शिवहर के रहने वाली है। इसके बाद अगला चैप्टर है जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि एक प्रकार की जीवनी है, ये भी संकलित किया गया है। तो देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म के बारे में आप लोगों को और उनके जो जीवन काल है उनके बारे में इसमें दिया गया है। तो इससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को शांतिपूर्वक इसे देखना सुनना है, ठीक है। सबसे पहले इनका जन्म के बारे में बात करें तो जन्म जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर का वो 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला के पितौजिया गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था, उनके माता के नाम फुलेश्वरी देवी थी, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और उनके पत्नी का नाम राम दुलारी देवी। 190 नंबर क्वेश्चन आप लोग से, आज़ाद रास्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। या बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके बाद है जननायक कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से। इसके बाद है जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज त्याग कब करता है या कब किया? तो वो 1942 में किया था। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो उस समय अगस्त क्रांति में ही उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई त्याग कर दिया। इसके बाद जो है प्रधानाध्यापक के पद पर रहते हुए जननायक जी को कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो वो 30 रुपया प्रति माह मिलती थी, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है जननायक कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार किया गया? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि को लगभग 2 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सर्वप्रथम दरभंगा जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद है जननायक जी को कहाँ के जेल में रखा गया था? तो दरभंगा जेल में रखा गया था।
जननायक जी ने प्रथम आम चुनाव कब लड़ा? तो बिहार में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। तो 1952 में ही प्रथम आम चुनाव वो लड़ा था। जननायक जी ने प्रथम चुनाव किस पार्टी से लड़ा? तो सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा था और भारी बहुमत से जीत भी हासिल किया था। इसके बाद जो है जननायक जी ने गांव की यात्रा करते समय हैजा पीड़ित को कब देखा? देखिए, ये गांव की यात्रा जब विधायक के लिए वो लड़ने के लिए जो गांव की यात्रा करते हैं ना विधायक सब 5 साल के बाद, तो 52 में उन्होंने जीता, फिर 57 में उन्होंने गांव का यात्रा कर रहा था। तो उस समय उन्होंने देखा कि हैजा पीड़ित व्यक्ति जो है वो हैजा से ग्रसित है और उनके जो लोग हैं वो उनको मरते हुए देखने को विवश है और यहाँ से अस्पताल जो है वो बहुत दूर थी। तो इस पर जो है उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया हैजा पीड़ित लोग को, आदमी को, और 5 किलोमीटर तक जो है वो अस्पताल लेकर गया और उसको दाखिला करा दिया, तभी वो सांस लिया। ठीक है। जननायक जी ने हैजा पीड़ित को कंधे पर लेकर कितनी दूर चला? तो वो 5 किलोमीटर तक। कौन लिखता है इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था? तो ये श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं। जननायक जी दरभंगा कॉलेज जाने के लिए कौन सा परिवहन का प्रयोग करते थे? तो वो रेलगाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है। यहाँ से आते थे मुक्तापुर, अपने पितौजिया से आते थे मुक्तापुर स्टेशन और मुक्तापुर से दरभंगा के लिए ट्रेन पकड़ लेते थे और ट्रेन आकर के फिर दरभंगा आ जाते थे और दरभंगा से फिर मुक्तापुर और मुक्तापुर से पितौजिया। ठीक है। इसके बाद जो है जेल कैदियों की सुविधा हेतु जननायक जी ने कितने दिनों तक उपवास रखा? वो 25 दिनों तक उपवास रखा और सरकार को झुकने पर विवश कर दिया। इसके बाद जननायक जी किस महाविद्यालय से आईए अर्थात इंटर किया? तो देखिए जननायक जी जो है वो चंद्रधारी महाविद्यालय दरभंगा से जो है जिसे सीएम साइंस कहते हैं उनसे उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और बीए में भी वो इसी वर्ष नामांकन लिया था। ठीक है। तो मैट्रिक जो है वो 1940 में किया था जिसमें वो द्वितीय श्रेणी से पास हुआ था जिसे सेकेंड डिवीजन बोलते हैं। इंटर जो है 1942 में किया और उसमें भी वो सेकेंड डिवीजन प्राप्त किया था। देखिए उसका शॉर्ट डेफिनेशन आप लोग कुछ इस प्रकार से याद रखेंगे कि 1952 ईस्वी से 1980 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा 1970 ईस्वी एवं 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोधित किया। तो 2 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1 बार उप मुख्यमंत्री बने। ये आप लोग याद रखेंगे। उप मुख्यमंत्री 1967 में बना और मुख्यमंत्री 70 और 77 दोनों में बना। 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता दल से हटा दिया गया। ठीक है। उन्हें सभी पॉलिटिकल पार्टी में होते ही रहते हैं। 27 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण इसकी मौत हो गई। ठीक है। गरीबों के मसीहा कहा जाता है इसे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।